रोजगार से कामयाबी तक। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपने नाम से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत ये ख़ास पेशकश आपके लिए लेकर आए। और इसी कोशिश के तहत हम न सिर्फ आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराएंगे, बल्कि कामयाबी की मिसाल बन चुकी कुछ ऐसी शख्सियात से भी रूबरू कराएंगे ताकि आप भी उनके नक्शे कदम पर चलकर कामयाबी की नई इबारत लिख सकें। और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको किसी एक फील्ड के बारे में अहम जानकारी फराहम कराते हैं ताकि अगर आप इस फील्ड को करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद मुफीद साबित हो। और आज की हमारी करियर फील्ड है फुटवेयर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। दोस्तों, एक वक्त था जब जूते बनाने का हुनर सिर्फ एक कम्युनिटी तक महदूद था, लेकिन आज जबकि तालीम के शोबे में हुनर को एक ख़ास अहमियत दी जा रही है, तो जूते बनाने के हुनर ने नौजवानों के लिए एक नई राह हमवार की है। और आज हम आपको इसी करियर के बारे में अहम जानकारी दे रहे हैं, और इसी के लिए आज हम मौजूद हैं फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा के कैंपस में। क्या है इसके कोर्स का स्ट्रक्चर, कैसे मिल सकता है इसमें एडमिशन, और क्या हैं इसके करियर ऑप्शंस, ये सब जानने से पहले आइए इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि कैसे फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का करियर आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में मुकीम इंसान हमेशा पुरकशिश और असरदार दिखना चाहता है। कपड़े तो इस ज़िम्न में नुमाया होते ही हैं, पर जूते और खासकर स्टाइलिश जूते भी किसी इंसान की शख्सियत को पुरअसर और ख़ास बनाने में काफ़ी अहम साबित होते हैं। आज की लाइफ स्टाइल में लोग कपड़ों से लेकर फुटवेयर तक में मैचिंग चाहते हैं। यही वजह है कि रोज़ नए नए डिज़ाइन के फुटवेयर मार्केट में आते रहते हैं। ये नयापन कभी कलर के तौर पर तो कभी डिज़ाइन के तौर पर दिखता है। पहले फुटवेयर सिर्फ लेदर से ही बनाए जाते थे, लेकिन अब इसमें काफी वैरायटीज आ गई हैं। फुटवेयर को नया और खूबसूरत लुक देने के हुनर को ही फुटवेयर डिजाइनिंग कहते हैं। 10+2 करने के बाद आप फुटवेयर डिजाइनिंग के कोर्स में एंट्री ले सकते हैं। देश के नुमाया फुटवेयर इदारों में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स दस्तयाब हैं। ये कोर्स 1 साल से लेकर 3 साल की मुद्दत वाले होते हैं। पीजी डिप्लोमा के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी है। आज मुल्क में फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अन्ना यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल, कॉलेज ऑफ लेदर टेक्नोलॉजी जैसे इदारे नौजवानों को जूते बनाने का हुनर देकर उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपने इस पैकेज के जरिए फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के करियर को जाना, और अब इस पर मज़ीद जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। आज हम आपको फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में करियर बनाने के इम्कानात के बारे में अहम जानकारी दे रहे हैं। और अब हमारे सेगमेंट करियर की बात एक्सपर्ट के साथ में इसी सब्जेक्ट पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं FDDI के स्कूल ऑफ फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन के HOD श्री अरित्र दास जी। सर, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम। शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर एक नौजवान इस फील्ड को समझना चाहे तो आप क्या कहेंगे? फुटवेयर टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हम लोग कुछ टैलेंट जो है हम लोग स्टूडेंट को जो इनकलकेट करते हैं, और जो टैलेंट जो इनकलकेट करते हैं उसको हम लोग नॉर्मली थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड मार्केट इंफॉर्मेशन, इन तीनों मैटर को इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर हम लोग उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं थ्रू डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो हम ये उनको अवगत करते हैं कि वो जब यहाँ से स्टूडेंट जो यहाँ से पास आउट होकर जाते हैं और जब इंडस्ट्री में वो जाते हैं किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो एक एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, तो वो अपने आप को मार्केट के साथ, मार्केट की ज़रूरत के साथ वो अपने आप को फिट कर पाए और आगे करियर को बढ़ा पाए। तो यही हम नॉर्मली जो है, जो एस्पायर स्टूडेंट है उसको ये बोलते हैं।
सर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर एक स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, क्या क्या उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसके पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों से? पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू में से तो कुछ ट्रेड्स उसके पास होना चाहिए। एक तो आपका एनालिटिकल स्किल, इनहेरेंट कुछ एनालिटिकल स्किल किसी के में होना चाहिए। इंक्विजिटिवनेस बड़ा एक रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि ये एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। इसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, एंड इवन आर्ट्स आर ऑल्सो देयर। तो ये सारे चीज़ों को जो इकट्ठा उसको एप्लीकेशंस के लिए ये नॉलेज को, तो उनमें काफ़ी ऑब्जर्वेंट लोगों को, ऑब्जर्वेंट स्टूडेंट्स को ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। उसका एनालिटिकल स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑब्वियसली इंक्विजिटिवनेस प्ले ए वेरी दीज आर द ट्रेड्स। अदरवाइज़ जो एलिजिबिलिटी है वो तो हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, बाकी बैचलर्स और ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, इट इज़ द सेम थिंग। इन फैक्ट people coming from science background, people coming from arts background, people coming from commerce background, ये तीनों बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, इंक्लूडिंग दोज हु आर इंजीनियर्स, बीटेक करके जो है वो मास्टर्स डिग्री में हमारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं। सर ये फील्ड एक हुनर बेस्ड फील्ड है, तो ऐसे में इसमें क्या ऑप्शंस हैं पढ़ाने के, और आप प्रैक्टिकल पे इस पे कितना जोर देते हैं? हमारा जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, कोर्स का एवरी कोर्स में द एंटायर कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 8 सेमेस्टर्स, और एवरी सेमेस्टर हैज़ गॉट 7 to 8 सब्जेक्ट्स. Every subject has its allocated credit, and every credit is linked with hours of teaching, and that hours of teaching further divided into theory as well as practical, many of them. Barring management subjects, management has got projects. Even in this technical subject has got so many projects, but practical play a very very important role, and very much when it is practical oriented program that we run here. तो बिना प्रैक्टिकल के तो ये फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन प्रोग्राम इज़ एब्सोल्युटली मीनिंगलेस. सो प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हम लोग जब स्टूडेंट्स को ट्रेन कर देते हैं. सर आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि अगर एक नौजवान इस फील्ड में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है? एक डेफिनेट टाइम फ्रेम जनवरी फरवरी में हम लोग नॉर्मली ऐड निकालते हैं थ्रू आवर वेबसाइट एज वेल एज द लीडिंग न्यूज़पेपर, एंड एक ऑल इंडिया बेसिस में एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और जो वहाँ का जो मेरिट लिस्ट निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट जो स्टूडेंट जो गेट देयर चॉइस ऑफ देयर चोजन सब्जेक्ट. सर अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद एक नौजवान के पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और फिर उसकी जॉब में किस तरह की प्रोग्रेस होती है उसकी प्रोफाइल में? ओके, जैसे मैंने पहले बोला है कि ये जॉब ये कोर्स करने के बाद तीन तरीके से उनका करियर में वो एंट्री ले सकते हैं. एक तो उनका क्रिएटिव साइड है, उसके बाद टेक्निकल साइड है, एज वेल एज कॉमर्शियल साइड है. तो यहाँ पे अगर वो अपना हुनर दिखा पाते हैं तो नॉर्मली जो है देखा गया कि अराउंड 3, 4 और 5 years के टाइम पे दे कैन गो फॉर manager to senior managerial level. So that is the prospect this particular footwear design and production program, graduate and undergraduate program that offers, which is imparted by FDDI. तो ये तो बात रही इस फील्ड की करियर अपॉर्चुनिटीज़ की. सर अब आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जूते बनाने का हुनर नौजवानों को देते हैं, क्या इसके साथ साथ आप उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ पर भी फोकस करते हैं? जी बिल्कुल हम फोकस करते हैं, और पर्सनालिटी ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जो हमें चाहिए होता है वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल हो. तो वी हैव गॉट ए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन मॉड्यूल जिसको हम लोग स्टूडेंट्स को जो कम्युनिकेशंस के बारे में जो नॉलेज और स्किल देते हैं. इसके अलावा जो उसको स्किल को और फ्लरिश करने के लिए हमारे सिलेबस में कुछ एलिमेंट्स मौजूद है, जैसे प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, गाइडेड इंटर्नशिप, एंड लेटर ऑन जो है फाइनल डिजर्टेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो
टोटल कम्युनिकेशन स्किल को रीइंफोर्समेंट करने के लिए और स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो यहाँ से जब निकले और स्टूडेंट जो है इंडस्ट्री में जाए तो इंडस्ट्री को तरीके से वो फेस कर पाए, इंडस्ट्रीज़ की जो डिमांड है उसको पूरा कर पाए। सर, आखिरी सवाल आपसे कि इस फील्ड में करियर बनाने वाले नौजवानों के जो ख्वाहिशमंद हैं इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वन इम्पॉर्टेंट जो ट्रेट आफ्टर ये जो यहाँ से निकालने के बाद जब जाएंगे, थोड़ा सा उनको इंडस्ट्री जो है इंस्टीट्यूशनल सिचुएशन से अलग दिखता है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी सिचुएशन है और जो इंडस्ट्री इज़ टोटली एक ओपन फील्ड है। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो एस्पिरेशन है उनको पूरा करने के लिए एक important quality that must inculcate, that is a stickability to the industry. Industry has a very high aspiration. वो चाहते हैं कि FDDI के कोर्स के ऊपर इसका इतना ज़्यादा भरोसा है कि वो चाहते हैं कि जब फ्रॉम द डे वन वो उनका जो रिक्वायरमेंट है पूरा कर पाए। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा चैलेंज वो लोग फील करते हैं, तो इसके लिए स्टिकेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला 3-4 साल जो है उनको इसमें डटे रहना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में। उसके बाद ही जो उनमें जो ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ, उनमें एक्चुअल ग्रोथ उसमें नज़र आते हैं स्टूडेंट्स में। तो यही मेरा उनके लिए सलाह रहेगा कि स्टिक टू योर बिजनेस एज फार एज फुटवेयर, डोंट क्विट, don't quit, stick to your business as you have actually taken the career opportunity. It gives you immense opportunity. चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो आप एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप क्रिएटिव डिज़ाइनर हो, चाहे आप किसी के साथ हो, it gives you a whole basket, a huge basket of opportunities, जहाँ से आप कुछ भी आप चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, but never quit this particular field. It is very interesting and very enterprising and very rewarding at the end of the day. और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं FDDI की कॉर्पोरेट एंड पब्लिक रिलेशंस की HOD मिस दीप्ति श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत खैर मकदम है मैडम आपका हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले दीप्ति जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि फुटवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ में FDDI किस तरह का रोल रखता है? मैम देखिए, अगर रिपोर्ट्स का माना जाए, अगर रिपोर्ट्स को हम मानते हैं, सो रिपोर्ट से इसकी बाय 2030 फुटवेयर इंडस्ट्री ग्लोबली इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 12.8%. सो जब फुटवेयर इंडस्ट्री एंड वाई द ट्रेंड इज़ चेंजिंग, क्योंकि पीपल आर मोर फैशन कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग समझते हैं कि उनका फुट ठीक रहे, उनकी हील्स ठीक रहें, या सेफ्टी शूज़ की तरफ ध्यान हो गया है, स्पोर्ट्स शूज़ की तरफ, एथलेटिक शूज़ की तरफ। सो ये कॉन्शियसनेस आ गई है लोगों में। सो ऑफ कोर्स फुटवेयर मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है एंड FDDI फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स प्लेज अ ह्यूज रोल, क्योंकि ये बहुत नीश एरिया है एंड FDDI 1986 से काफ़ी पुराना कॉलेज है और यहाँ पे हम जो मैन पावर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ट्रेंड मैन पावर होता है। लाइक डिज़ाइनर के लिए वी प्रोवाइड प्रॉपरली ट्रेंड डिज़ाइनर्स, मर्चेंडाइजर्स के लिए हम मर्चेंडाइजिंग, बाइंग, सोर्सिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हम हर प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड कैंडिडेट दिलाते हैं इंडस्ट्री को। सो वी केटर टू द इंडस्ट्री। सो वो जो गैप होता है अनस्किल्ड और स्किल्ड वाला, वो हम फुलफ़िल करते हैं। मैम ये जानना चाहेंगे कि जब बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं तो जो जूते बनाने की कंपनियाँ हैं वो उनमें कितनी दिलचस्पी दिखाती हैं? मैम देखिए, ये कहा जाए कि फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि उस कैलिबर का या उस तरीके का कॉलेजेस तो बहुत होते हैं, उस तरीके के कॉलेज, उतने स्पेसिफिक कॉलेज और नहीं है हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में। सो सारी की सारी, यू नेम अ ब्रांड एंड दैट ब्रांड कम्स ओवर टू FDDI। चाहे वो आप रिलायंस ले लीजिए, चाहे वो स्केचर्स ले लीजिए, पूमा ले लीजिए, एडिडास ले लीजिए, आदित्य बिरला ले लीजिए, ऑल दीज ब्रांड्स हैव बिन कमिंग ओवर। ये तो लेके जाती हैं, साथ में एक्सपोर्ट हाउसेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बाइंग हाउसेस, डिज़ाइनर हाउसेस, सो डिज़ाइन यूनिट्स, सो एवरीबडी कम्स ओवर है। सो इंडस्ट्री नोज FDDI really well. We are very well placed in front of the industry.
यहाँ पे प्लेसमेंट की बात हो रही है, 1986 से FDDI है यहाँ पर, और इसके जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, अगर हम एल्यूमिनाई की बात करें तो आज कहाँ पर वो किस किस कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं, और अगर हम सैलरी की भी बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन रहती है एक स्टार्टिंग सैलरी और कहाँ तक फिर ग्रोथ है उसकी? देखिए मैम, जब स्टार्टिंग पैकेजेस की बात करते हैं सो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा ऐसा पैकेज लेकर के जाए कॉलेज से जिसमें उसका इनिशियल सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टेक्निकल प्रोफाइल, व्हाट दे लर्न इज़ वेरी टेक्निकल। सो जो बच्चा यहाँ से सीखे, यहाँ से जो पैकेज लेकर के जाए वो उससे सस्टेन कर पाए अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन कर पाए एंड साइमल्टेनियसली ग्रो भी कर पाए। सो कोशिश हमारी रहती है कि 4, 3.5, 4, 4.5 लाख का पैकेज तो बच्चा कम से कम लेकर के जाए, एवरेज पैकेज ये रहे। बट ग्रोथ की तो कोई एंड नहीं है, हमारे बच्चे ग्रो करके इस टाइम पे आप बेस्ट कंपनीज़ की बात कर लीजिए, चाहे वो NBA हो गई, चाहे वो NBA इंडिया हो गई, चाहे वो एडिडास हो गई, चाहे वो पूमा हो गई, चाहे वो नाइकी हो गई, चाहे वो बाटा इंडिया हो गई, चाहे वो टाटा इंटरनेशनल हो गई, चाहे वो लैंडमार्क ग्रुप हो गई, लाइफस्टाइल हो गई। सो हमारे यहाँ पे जो बच्चे पास आउट होकर के इन कंपनीज़ में एम्प्लॉयड अप हैं, या जो टॉप पोजीशंस पे इन कंपनीज़ में लोग एम्प्लॉयड अप हैं, वो हमारे यहाँ के काफ़ी बच्चे पास आउट्स हैं, खास करके फुटवेयर प्रोफाइल में। सो ह्यूज ग्रोथ फॉर ऑल द पोटेंशियल कैंडिडेट्स, एवरीबडी हु इज़ लुकिंग टू जॉइन दिस कॉलेज, वी कैन अश्योर यू ह्यूज ग्रोथ। फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के करियर के बारे में जानने के बाद आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इस वक्त आप कहां नौकरियों के लिए और एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुई आपके मुस्तकबिल की बात, और अब कामयाब हिंदुस्तान के तहत आपकी मुलाकात एक कामयाब शख्सियत से कराते हैं। और आज की कामयाब शख्सियत हैं FDDI के MD श्री अरुण कुमार सिन्हा जी। आइए जानते हैं श्री अरुण कुमार सिन्हा जी के कामयाब सफ़र के बारे में। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज की कामयाब शख्सियत हैं श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, जो कि इस समय FDDI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। सर, पहला सवाल यही है कि IIT खड़गपुर से केमिकल इंजीनियर और उसके बाद एक कामयाब IAS ऑफिसर बनना, किस तरह से आपने ये कामयाब सफ़र तय किया? अब मैं जिस ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, वहाँ से जहाँ पे सड़क भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तो वहाँ से मैं IIT में एडमिशन और IAS बनने तक का सपना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग सफ़र रहा है, और ख़ासकर IAS नौकरी करते हुए करना ये और भी बड़ी मुश्किल बात थी। परंतु मुझे कहीं ना कहीं लगा कि एक ईमानदार प्रयास करना चाहिए, और हमने वो प्रयास किया, और ईश्वर की दया से हम दोनों ही जगह IIT में एडमिशन और IAS बनने में मैंने सफलता प्राप्त किया। ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग सफ़र था। सर, कहीं ना कहीं IAS बनना ही अपने आप में कामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। उसके बाद भी अगर हम आपके सफ़र को देखें तो आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट किया। किस तरह से ये सब कुछ इतना मुमकिन हो पाया सर? मुझे थोड़ा एजुकेशन में इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो मैं वैसे भी खाली समय में पढ़ता रहता हूँ। परंतु आज जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें आपको इस नौकरी में भी नई नई चीज़ें
सीखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण सही सभी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से बदल रही है। तो अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, और इस दौर में आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा अगर अब भविष्य में आप तरक्की करना चाहते हैं या एक बढ़िया नौकरी में अपना योगदान देना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हो या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हो। तो उसके लिए आज का ये डिमांड है कि आपको नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा। और इसी के तहत हमने सोचा कि एक बार फिर से एजुकेशनल माहौल में जाया जाए और उस परिवेश में एक बार फिर से कुछ नया चीज़ सीखा जाए, जिससे कि हम आगे जो हमारे आने वाले वर्ष होंगे इस सर्विस में, उसमें हम पॉलिसी मेकिंग में कुछ अच्छा अपना योगदान हम दे सकें। सर, इसलिए हमने वहाँ पे जाकर पढ़ाई की और एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। हमने देखा कि बाहर में हमारे एजुकेशन सिस्टम और बाहर के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है, और मैं समझता हूँ इससे मुझे काफ़ी अच्छी सीख मिली है और मैं एक अच्छा योगदान अपने आप को इस सर्विस में दे पाऊँगा। अगर हम एफडीडीआई से पीछे आपके सफ़र को देखते हैं तो आपने आईटीओपी में भी अहम जिम्मेदारी को संभाला। ओएसडी एडमिन के टेन्योर को आप किस तरह से याद करते हैं? आपकी उपलब्धियों की बात की जाए वहाँ पर तो किस तरह से हम जानना चाहेंगे उस सफ़र के बारे में? आईटीपीओ एक बहुत ही मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस तरह का एक्सपीरियंस एग्जीबिशन इंडस्ट्री का मुझे कभी भी नहीं था आईएएस ऑफिसर रहते हुए, क्योंकि हम फील्ड में काम किए थे, रूरल एरिया में काम किए थे। वहाँ में एज ए डीएम और एज ए एडिशनल सेक्रेटरी एक बहुत ही अलग तरह का हमने काम किया था। ये हमारे लिए बिल्कुल ही नया तरीके का काम था, परंतु हमने उसे बखूबी निभाया। और मैं उसका हाईलाइट आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने एक फ्यूचर एनर्जी एक्सपो जो अस्ताना में हुआ था 2017 में, उसको मैंने लीड किया था एज ए टीम लीडर। और वो हमारे लिए अपने आप में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने बाहर में जाके कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया था इसके पहले। हम ट्रेनिंग के दौरान ज़रूर गए थे, पर हमने कोई बाहर कंट्री में जाके बिल्कुल स्क्रैच से इंडिया का पवेलियन को बनाना और उसको हेड करना, ये हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो थीमेटिक एरिया था हम लोगों का सोलर एनर्जी के ऊपर, उसमें भारत को ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था। तो हमारे लिए एक बहुत ही फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। सर, हमने आपकी कामयाब शख्सियत के बारे में तो जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि किसी एक कामयाब शख्सियत के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आप अपनी कामयाबी के लिए किसको अहम मानते हैं? तो इसमें मैं अपने माता पिता का ही ज़्यादा योगदान कहूँगा, क्योंकि ये उन्हीं का मेहनत कहिए या हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। जो जिस डिफ़िकल्ट परिस्थितियों से मैं आया हूँ, तो मैं सबसे बड़ा योगदान उनको देना चाहूँगा। और अब बिना ईश्वर की दया के तो कुछ होता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैं लकी था, और ईश्वर की दया से मैंने जहाँ भी प्रयास किया वहाँ मुझे सफलता मिली। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप मणिपुर कैडर्स के आईएएस ऑफिसर हैं, वहाँ भी आपने स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। इस सफ़र को हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मणिपुर में काम करना सबसे चैलेंजिंग काम है इस देश में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो इंसर्जेंट प्रोन एरिया है और मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट जगहों पे वहाँ पे मैंने काम किया है। जैसे मैं अपना एसडीएम का सफ़र में उखरूल डिस्ट्रिक्ट है, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं। तो मैं 2 जिलों में चंदेल और सुरचांदपुर में डिप्टी कमिश्नर भी रहा, और भी कई पदों पे मैं रहा वहाँ पे। परंतु इंसर्जेंसी के कारण और वहाँ पे इंटीरियर एरिया में जो समस्याएं हैं, उसको देखते हुए मैं कहूँगा कि हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे चैलेंजिंग पोस्टिंग मणिपुर में ही था। फिर भी जो समस्याएं थी उसको देखते हुए हमने काफ़ी ग्रामीण एरिया में प्रयास किया जाने का, उनकी समस्याओं को समझने का, और जो भी लिमिटेड चीज़ों में जो हम कर सकते थे, हमने काफ़ी प्रयास किया कि जो ग्रामीण हैं वहाँ पे उनकी जो समस्याएं हैं उसे दूर करें, चाहे वो पानी की समस्या थी या सड़क की समस्या थी। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की और कई जगहों पे हम सफल भी हुए। परंतु जिस परिवेश में हमने वहाँ पे काम किया वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट समय था इंसर्जेंसी के हिसाब से, जहाँ कहीं भी
निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता था। कहाँ में कब क्या हो जाए ये नहीं पता सर। किसी को कुछ पता नहीं होता था। और तो उस परिस्थिति में भी हमने काम किया और हमने हिम्मत से काम किया। और मैं समझता हूँ कि वो भी एक बड़ा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए, उन क्षेत्रों में काम करना जहाँ पे जाना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक अच्छा प्रयास किया और मेहनत करी, और बहुत हद तक मैंने जहाँ भी काम किया उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया, और जहाँ तक हो सके हमने उसको सॉल्व करने का भी प्रयास किया। सर, हमने जैसा कि आपने बताया बहुत ही अलग अलग जिम्मेदारियों को आपने निभाया है। अगर हम एफडीडीआई की अब बात करें तो एमडी के तौर पर आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपके टेन्योर के होते हुए वो एक चीज़ जो आप एफडीडीआई में शुरू करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हाँ ये एफडीडीआई में होना चाहिए? एज ए एमडी एफडीडीआई मैं ये चाहूँगा कि इस देश में एफडीडीआई फुटवेयर सेक्टर के उत्थान में अग्रणी भूमिका निभाए, और इसके लिए सरकार ने हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है इस संस्थान के लिए। और एज ए एमडी मैं चाहूँगा कि जो सरकार ने हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उस पर मैं भली भांति खरा उतरूँ। और अभी 12 संस्थान इस देश में चल रहे हैं फुटवेयर सेक्टर के उत्थान के लिए। इसी के तहत में हम लोग 6 से 7 कैंपसेस में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। वो एक बार बन जाएगा तो मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में, फुटवेयर के क्षेत्र में, हम लोग जो भी अनुसंधान की बात हो या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो, काफ़ी कुछ इस क्षेत्र के विकास के लिए हम कर पाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं वो असीम हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। तो यहाँ हम कुछ भी करेंगे तो सबसे जो नीचे पायदान पे खड़े लोग हैं उनके लिए हम कुछ करेंगे, और यही मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, और उनके लिए जो इस क्षेत्र में अच्छी अच्छी संभावनाएं, अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, वो मैं बच्चों को दिला सकूं, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को इस क्षेत्र में नौकरियाँ मिलें। सर, जैसा कि सबको पता है कि कोरोना महामारी से कोई देश अछूता नहीं है। दूसरी तरफ सरकार भी हुनर को बढ़ावा देने पर काफ़ी ज़ोर दे रही है। आपका कोर्स भी हुनर पर ही बेस्ड है। ऐसे में जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है, जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस थी जो नहीं हो पाई है, उससे निपटने में आपने क्या नई पहल की है सर? ये हम लोगों के लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। जब कोरोना आया तो समझ में नहीं आया कि भाई बच्चों को हम कैसे अप टू डेट रखें और उनका साल बर्बाद ना हो। तो हम लोगों ने तुरंत ही गूगल टीम पे अपने आप को शिफ्ट किया, और वहाँ के गूगल टीम के थ्रू हम लोगों ने जो बच्चे अपने घर पे थे उनको हमने एजुकेशन देना शुरू किया। आपका कहना सही है कि प्रैक्टिकल बड़ी समस्या थी, पर हम लोगों ने धीरे धीरे कोशिश की कि कुछ वीडियो के माध्यम से या कुछ उनको यहीं पे जो भी गूगल मीट के थ्रू हम थियोरेटिकल कोर्स करा रहे थे, उसी के थ्रू कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिकल में उनके सामने कुछ करके दिखाएं, उनको कुछ वीडियो भेजें, और उसके द्वारा हम लोगों ने कोशिश करी कि उनको हम प्रैक्टिकल भी करा सकें। बहुत हद तक हम लोग सफल हुए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से सफल हुए, परंतु हमने कभी उनके नॉलेज में कमी नहीं आने दी, क्योंकि हम लोगों ने उनके लिए जो इंडस्ट्री के लीडर थे, जो अच्छे एकेडमिशियन थे, मैं उनके द्वारा उनको करीब 60-70 वेबिनार कराए, और उनको इस क्षेत्र के बारे में जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे या हुए हैं या जो संभावनाएं हैं, हमने कोशिश की कि उनको उसके बारे में बताया जाए, और उसमें हम लोग कुछ हद तक सफल हुए। परंतु ये हमारा आप लोगों के लिए भी लर्निंग थी, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये निकल के आती है इसमें कि अब जो एजुकेशन है वो हमें लगता है कि अब हाइब्रिड मोड में ही जाएगा, क्योंकि जो हमारे संस्थान हैं जो रिमोट एरिया में हैं, हर जगह पे अच्छी फैकल्टी देना संभव नहीं होता है। तो अब एक टूल हमको अवेलेबल है जिसके द्वारा हम अच्छे से अच्छी फैकल्टी जो बड़े शहरों में मिलते हैं, उनका नॉलेज भी हम उन रिमोट क्षेत्रों में जो हमारे परिसर हैं उनके बच्चों को भी हम उपलब्ध करा पाएंगे। और इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब हमारे पास सभी कैंपसेस में स्मार्ट क्लासरूम
अगले 1 महीने में तैयार हो जाएगा और हमारा जो ऑडिटोरियम है वो भी स्मार्ट हो जाएगा। तो उसके तहत कोई भी, चाहे वो अमेरिका में बैठे हों टीचर या इस देश में कहीं बड़े शहरों में हो, उनको हम अपने बच्चों से रूबरू करा सकेंगे और उनका नॉलेज जो है वो उनको हम दे पाएंगे और वो बिल्कुल इंटरेक्टिव मोड में होगा। ऐसा नहीं कि खाली ये वन साइडेड होगा कि टीचर बोल रहे हैं और स्टूडेंट सवाल नहीं पूछ रहा है। ये इंटरेक्टिव होगा, जो भी बच्चों को सवाल होगा वो भी पूछेंगे रियल टाइम में और वो जवाब भी उनको रियल टाइम में मिलेगा। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा लर्निंग था और हम लोगों ने प्रयास किया है और काफ़ी हद तक हम लोग सफल हुए हैं। और एक जो हम कह रहे हैं आपको कि जो एक हाइब्रिड मॉडल का जो सिस्टम है, जो ऑनलाइन लर्निंग का जो सिस्टम है, इसको एक एक्सेप्टेबिलिटी मिली है इस 1.5 साल के दौरान। कहा जा सकता है कि सर कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, इसका आप परिणाम देखेंगे बहुत ही अच्छा होगा। महामारी में भी कहीं ना कहीं अवसर मिला है हमें नई संभावनाओं का। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि इसको मिला है और जो एक्सेप्टेबिलिटी मिली है इसके कारण से अब मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉलेज पहले हम नहीं इम्पार्ट कर पा रहे थे रिमोट एरिया में, वो अब हम कर पाए। सर आखिरी सवाल यही है कि एफडीडीआई के जो स्टूडेंट्स हैं या कोई नौजवान अगर आईएएस ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखता हो तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को प्राप्त करना असंभव काम नहीं है। अगर आप मेहनत और लगन के साथ कोशिश करेंगे तो आप प्राप्त कर सकते हैं। बस सही दिशा में और स्मार्टली अपने प्रयास को बस करते रहें, प्रयास करना ना छोड़ें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी आप जो भी करना चाहते हैं। तो हम अपने जो भी नौजवान साथी हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक ईमानदार प्रयास ज़रूर करें और प्रयास करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सर आपने डीडी उर्दू के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी और अगले हफ्ते फिर एक नई फील्ड के बारे में अहम जानकारी हम आपको फराहम कराएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।